स्वागत है आपका सिविल सर्विस प्रोटेजम में। सो एवरीबॉडी, आज के करंट अफेयर का पहला टॉपिक है कि किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। सो किर्गिस्तान ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किसको घोषित किया है? सो हिम तेंदुए को। किर्गिस्तान ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ किर्गिज संस्कृति में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसका वर्णन किर्गिज लोक नायक मानस की कहानी में मिलता है। यह महानता साहस के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। हिम तेंदुआ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका वैज्ञानिक लैटिन जिसका शब्द है पैंथेरा एंसिया। आवास मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। हिम तेंदुआ रेंज वाले देशों की संख्या 12 है, जिसमें कि अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। भारत में हिम तेंदुआ के आवास पश्चिमी हिमालय की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। पूर्वी हिमालय की बात करें तो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। संरक्षण की स्थिति क्या है इसकी? आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये वनरेबल की स्थिति में है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट के तहत इसको अंकित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं, इसको आप प्लीज याद रख लेना। भारत में हिम तेंदुआ के प्रमुख स्थान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, इसे हिम तेंदुआ की वैश्विक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। वैश्विक स्तर पर संरक्षण के प्रयास क्या क्या किए गए हैं? तो स्नो लेपर्ड ट्रस्ट समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्नो लेपर्ड और इसके आवास की रक्षा के लिए काम करने का एक संगठन है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ये जो ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम है का गठन 2013 में किया गया था। ये टाइमिंग आपको याद रखना है। यह पहला अंतर सरकारी गठबंधन है, तो ये भी आपको एग्जाम के व्यू से याद रखना है। भारत में संरक्षण के प्रयास क्या क्या हैं? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये 2009 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। स्नो लेपर्ड और इसके उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर केंद्रित है। नेक्स्ट है हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम। यह पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल में चलाया जाता है। नेक्स्ट है हिमाल संरक्षक। यह अक्टूबर 2020 में हिम तेंदुआ की रक्षा के लिए शुरू किया गया। यह सामुदायिक स्वयंसेवक कार्यक्रम है। क्लियर? हिम तेंदुआ की वैश्विक और भारतीय जनसंख्या की बात करें तो वैश्विक अनुमान बताते हैं कि विश्व में 4000 से 6500 हिम तेंदुआ उपस्थित हैं, जो कि चीन में हिम तेंदुआ की आबादी सबसे अधिक बताई गई है। भारत में हिम तेंदुआ की जो जनसंख्या है वह 700 से 800 के मध्य की है। राज्य पशु के रूप में हिम तेंदुआ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अंकित है। ये भी आपको एग्जाम के तौर पर याद रखना है। किर्गिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। किर्गिस्तान आधिकारिक तौर पर किर्गिज गणतंत्र मध्य एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी बिश्केक, मुद्रा यहाँ का सोम है, राष्ट्रपति सदीर झापारोह है। नेक्स्ट है न्यूज़, शेख हसीना की अवामी लीग ने बांग्लादेश चुनाव में 5वीं बार जीत हासिल किया है। भारत के व्यू से भारत के लिए शेख हसीना का प्रधानमंत्री बनना भारत के फायदे की बात है, क्योंकि इनका जो रिलेशन है भारत के साथ काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल रिलेशन है। बांग्लादेश के बारे में पहले बात कर लेते हैं। राजधानी बांग्लादेश की ढाका है, मुद्रा यहाँ की टाका, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश आम चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? अवामी लीग, जिसकी प्रतिनिधित्व शेख हसीना की थी। बांग्लादेश आम चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ? 299 पे। बांग्लादेश आम चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 223। नेक्स्ट टॉपिक है गेम से। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, सॉरी फिल्म जगत से है ये। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 7 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में आयोजित किया गया। ये जगह याद रखना, बेवर्ली हिल्स। स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर जो कोय द्वारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 को होस्ट किया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में फिल्म बारबी को सबसे ज़्यादा कुल 9 और ओपेनहाइमर को 8 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है।
81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 7 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में आयोजित किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्रिस्टोफर नोलन को फिल्म ओपनहाइमर के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किलियन मर्फी को फिल्म ओपनहाइमर के लिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चलचित्र, संगीतमय या हास्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एम्मा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, फ्रांस। ओके, नेक्स्ट न्यूज है कदम्ब शिलालेख, क्यों चर्चा में है? दक्षिणी गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर के कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है, कदम्ब शिलालेख। इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह कन्नड़ और संस्कृत में लिखा गया है। इस शिलालेख पर पैराग्राफ की शुरुआत एक अद्भुत वाक्य अच्छा रहो अर्थात स्वस्ति श्री के साथ शुरू होती है। इस शिलालेख में तलारा नेवैया द्वारा अपने बेटे गुड्डिया की मृत्यु के बारे में कुटबद्धु किया गया है। यह तत्कालीन दौर के जयसिन्हा प्रथम के तलंगे शिलालेख की साहित्यिक शैली में है। ये जो एपिग्राफ है 10वीं शताब्दी ईस्वी के कन्नड़ और नागरी अक्षरों में उत्कीर्ण है, जो कि गोवा कदमों में संबंधित है। गोवा कदम जो कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का रिलेशन है। उत्पत्ति गोवा का कदम्ब मयूर शर्मा बनवासी के कदम्ब साम्राज्य का संस्थापक, जो कि 345 से 365 ईस्वी के वंशज हैं। गोवा कदम कल्याण प्रथम के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के विरुद्ध सहायता के पुरस्कार के रूप में कदम्ब शास्त्रदेव गोवा को महामंडलेश्वर नियुक्त किया था। कदम्ब शास्त्रदेव के बाद शिलाहारों से चंद्रपुर शहर पर विजय प्राप्त की और 960 ईस्वी में गोवा कदम्ब राजवंश का स्थापना किया गया। बाद में इन्होंने गोप कपट्टन वर्तमान गोवा के बंदरगाह पर विजय प्राप्त की। राजधानी चंदौर, जिसे कि पहले चंद्रपुर के नाम से जाना जाता था, इस राजवंश की राजधानी और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। राजा शस्त्रदेव ने गोवा बंदरगाह, कोपक पट्टन और कप्पदिका द्वीप और दक्षिण कोकण के बड़े हिस्से को अपने राज्य में मिलाने के बाद बंदरगाह शहर कोपक पट्टन को अपनी सहायक राजधानी बनाया। गोवा के बारे में बात कर लेते हैं। गोवा का क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों से इसको मुक्त कराया गया। प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को भारत में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 30 मई 1987 को इस क्षेत्र को विभाजित किया गया और गोवा को पूर्ण राज्य और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। गोवा का उच्चतम बिंदु सोंसोगोर, ये आपको याद रखना है। राजधानी पणजी है। आधिकारिक भाषा कोंकणी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गोवा को बात करें तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य है, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य है, भगवान महावीर अभ्यारण्य है। भारत और सऊदी अरब ने जेद्दा में द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किया है। इस पर बात कर लेते हैं। भारत ने सऊदी अरब में 7 जनवरी 2024 को जेद्दा में द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जेद्दा में सऊदी हज और उम्रा के मामलों में मंत्री डॉक्टर तौलीफ बिन फौजान अल रबिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन भी उपस्थित थे। ये मंत्री का भी नाम याद रखना कि जो सऊदी के मंत्री हैं डॉक्टर तौफीक बिन
फौजान अल रबिया। ओके, दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करते हुए तीर्थयात्रियों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए इस पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी 2 दिवसीय, जो कि 7 से 8 जनवरी 2024 की यात्रा पे थे। केंद्रीय मंत्री ईरानी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी यात्रा पर है। प्रतिनिधिमंडल का सऊदी अरब में भारतीयों, प्रवासियों और व्यापारिक समुदाय के साथ जुड़ने और गहरे संबंध को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है। समझौते का महत्व क्या है? यह समझौता समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, क्योंकि इसमें पुरुष अभिभावक जो कि मेहरम के बिना हज में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के तरीकों की चर्चा की गई है। लेडीज विदाउट मेहर यानी कि अभिभावक श्रेणी के तहत भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में भारत की पहल की सिफारिश का सराहना किया गया है। यह भारतीय मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए सहज तीर्थयात्रा अनुभवों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही दोनों देशों के बीच समावेशिता और पारस्परिक सम्मान को भी बढ़ावा देता है। सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने भारत की प्रशंसा की। सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने भारत की डिजिटल पहलों की सराहना की, विशेष रूप से अंतिम समय में तीर्थयात्रियों की सूचना आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली पहलों के लिए। दोनों देशों ने तीर्थयात्रियों के व्यापक कल्याण के लिए बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं के महत्व को स्वीकार किया। 2024 में हज के लिए भारत के कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया है। इसमें भारतीय हज समिति के माध्यम से 1,40,020 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि हज ग्रुप संचालकों के माध्यम से 35,005 तीर्थयात्रियों को इसकी अनुमति दी जाएगी। सो एवरीबॉडी, आज का जो सेगमेंट था थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में था। आप प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में।